13वीं शताब्दी के अंत में ओटोमन साम्राज्य की स्थापना ओघाज कबीले के सरदार ओस्मान ने उत्तरी पश्चिम एनाटोलिया में की थी। 1350 ईस्वी के बाद ऑटोमन्स ने यूरोप में प्रवेश किया। बाल्कन विजय के पश्चात साम्राज्य का चरित्र अंतर्द्वीपीय हो गया। 1453 ईस्वी में महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत कर दिया। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर ओटोमन साम्राज्य बहुराष्ट्रीय और बहुभाषी था। 17वीं शताब्दी के आगाज में ओटोमन साम्राज्य में 32 सूबे और अनेक जागीरदारी राज्य थे। एक वक्त में शक्तिशाली ओटोमन साम्राज्य यूरोप के लिए दहशत था, लेकिन 18वीं शताब्दी में यूरोप में साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। साम्राज्य के क्रमिक पतन ने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जन्म दिया, जिसको ईस्टर्न क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न क्वेश्चन एक सम्मिश्रित प्रश्न था। एक तरफ बाल्कन में क्रिश्चियन राष्ट्रों का उदय था, तो वही दूसरे और साम्राज्य का क्रमिक पतन। समस्या का एक और पहलू इस घटनाक्रम का असर ग्रेट पावर्स की नीतियों पर पड़ने वाला असर था। यूरोपीय ग्रेट पावर्स के ओटोमन साम्राज्य में निहित हित विरोधाभासी थे, जिनमें टकराव अविसंभावी था। ईस्टर्न क्वेश्चन में निहित पेचीदगियों को लॉर्ड मोरले ने बेहद सरल शब्दों में व्यक्त किया है। The shifting, intractable and interwoven tangle of conflicting interests, rival peoples and antagonizing faith. इस हैरानकुन समस्या ने अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूप धारण किए। प्रथम विश्व युद्ध तक यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल का सतत स्रोत रही। ओटोमन साम्राज्य की कीमत पर स्वयं की शक्ति में वृद्धि करने की रूस की महत्वाकांक्षा ईस्टर्न क्वेश्चन का सतत कारक रही। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात उसका स्थान कौन लेगा? यह यक्ष प्रश्न ईस्टर्न क्वेश्चन का मर्म था। ओटोमन साम्राज्य में सर्वप्रथम आजादी का उद्घोष ग्रीस ने किया। ग्रीस ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत 15वीं शताब्दी में आया था। ग्रीक क्रांतिकारियों द्वारा 1821 से 1829 के मध्य लड़ा गया आजादी का युद्ध ग्रीक क्रांति कहा जाता है। अधिकृत राष्ट्रों के मध्य ओटोमन साम्राज्य द्वारा ग्रीस से सहिष्णुतापूर्ण बर्ताव किया जाता था, लेकिन तुर्की शासन विदेशी था और ग्रीक उसको कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। क्रांति के पूर्व करीब 50 वर्षों तक ग्रीक राष्ट्र में मॉडर्न ग्रीक एनलाइटनमेंट का उद्भव हुआ, जिसे डियोफोटिस्मोस नाम से जाना जाता है। ओटोमन साम्राज्य के अंदर एक धनाढ्य ग्रीक व्यापारी वर्ग ने खासा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव अर्जित कर लिया था। इसी प्रभाव का उपयोग करते हुए इस वर्ग ने अपने शहरों और रियासतों में शिक्षा और वाणिज्य के सार्वभौमिक केंद्र विकसित कर लिए। यही शिक्षा और वाणिज्य के केंद्र ओटोमन साम्राज्य और पश्चिमी यूरोप के मध्य विचारों के आदान प्रदान का आधार बने। यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा था। ओटोमन साम्राज्य की शक्ति के क्षय के समानांतर ग्रीक राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। ग्रीक लेखकों और बुद्धिजीवियों में सबसे प्रभावशाली और अग्रणी व्यक्तियों में रिगैस फेरियोस का नाम आता है। फेरियोस फ्रांसीसी क्रांति से अत्यंत प्रभावित था। उसकी परिकल्पना एक ऐसे व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की थी जिसके द्वारा समस्त बाल्कन राष्ट्रों को तुर्की शासन से स्वतंत्रता दिलाई जा सके। उसकी राष्ट्रवादी कविता थोरियस या वॉर सॉन्ग समस्त क्रांतिकारियों की आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गई।
एक और प्रभावशाली ग्रीक लेखक और बुद्धिजीवी एडमंशियोस कोराइस था। कोराइस एनलाइटनमेंट से अत्यधिक प्रभावित था। उसके विचार थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो से गृहीत किए गए थे। उसका लक्ष्य पेरिक्लीस के स्वर्ण युग के समान लोकतांत्रिक ग्रीस का निर्माण था। इस वैचारिक उद्दीप्त वातावरण में 3 युवा ग्रीक व्यापारियों निकोलाउस स्काउफर्स, एमान्युल ज़ैंथोस और अथेनेसियोस सोकोलोव ने 1814 में फिलिकी एटेरिया या फ्रेंडली सोसाइटी नामक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी की स्थापना ओडेसा में की गई, जो रूस में ग्रीक प्रवासियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य बाइजेंटाइन साम्राज्य का पुनः प्रवर्तन था। फिलिकी एटेरिया का प्रसार तेजी से हुआ। शीघ्र ही ग्रीक समाज के हर वर्ग से सोसाइटी के सदस्य शामिल होने लगे। अप्रैल 1820 में अलेक्जेंडर एप्सिलेंथी को सोसाइटी का प्रमुख चुना गया और उसे विद्रोह प्रारंभ करने की जिम्मेदारी दी गई। मोल्डाविया की राजधानी जासी में यप्सिलेंथी ने एक उद्घोषणा जारी की। इसमें सभी ग्रीक्स और क्रिश्चियंस से ओटोमन के विरुद्ध उठ खड़े होने का आह्वान किया गया। विद्रोह के फलस्वरूप समस्त ओटोमन साम्राज्य में सामूहिक नरसंहार, चर्चों का विनाश और ग्रीक संपत्ति की लूटपाट देखी गई। सबसे गंभीर नरशंसता कॉन्स्टेंटिनोपल में देखी गई, जिसे 1821 का कॉन्स्टेंटिनोपल नरसंहार के रूप में जाना जाता है। 22 अप्रैल 1821 को सुल्तान के आदेश पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च के पैट्रियार्क ग्रेगरी फिफ्थ को फांसी दे दी गई। इस कृत्य के विरुद्ध समस्त यूरोप में नाराजगी और गुस्सा व्यक्त किया गया और ग्रीक विद्रोह के प्रति सहानुभूति में वृद्धि हुई। ग्रीस में विद्रोह भयावह रूप लेता जा रहा था। दोनों तरफ से अमानवीय अत्याचार किए गए। संघर्ष ने पारस्परिक विनाश का स्वरूप ले लिया था। ग्रीक क्रांति को यूरोप के रूढ़िवादी नेतृत्व ने उदारता से नहीं लिया। वे वियना कांग्रेस में स्थापित की गई व्यवस्था को लागू करने के लिए वचनबद्ध थे। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप वियना कांग्रेस से निकली संकल्पना थी, जिसका आशय यूरोप के ग्रेट पावर्स के मध्य शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय सीमाओं की अखंडता बनाए रखना था। 1790 से फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युग के युद्धों के पश्चात अपेक्षाकृत शांति और स्थायित्व के काल को कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटरनिच के अनुसार ग्रीक विधि सम्मत शासक के विरुद्ध विद्रोही थे। ब्रिटेन ने हस्तक्षेप की नीति अपना रखी थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जॉर्ज कैनिंग भी मेटरनिच से सहमत थे। यूरोप के शासकों की चिंता ग्रीस के प्रति नहीं थी। वे रूस के रुख के प्रति चिंतित थे, जो अपने स्वधर्मी ग्रीक्स के लिए सहानुभूति रखता था और स्थिति का फायदा उठाने के लिए तत्पर था। लगभग 4 वर्ष तक ग्रीक्स ने अपना वीरतापूर्ण संघर्ष जारी रखा। स्थिति हाथ से निकलते देख ओटोमन सुल्तान ने इजिप्ट के पाशा मेहमेत अली को बुलावा भेजा। पाशा ने अपने पुत्र इब्राहिम को मौर्य रवाना कर दिया। इब्राहिम ने खूनी तलवार से ग्रीक प्रायद्वीप को रौंद के रख दिया। ऐसा लगने लगा कि इब्राहिम विद्रोह के साथ साथ ग्रीक प्रजाति का भी विनाश कर देगा। 1826 में मिसोलोंगी और 1827 में एथेंस के पतन से विद्रोह की कमर टूट गई। रूस का शासक अब ज़ार निकोलस बन गया था। ग्रीस को बचाने के लिए वो हस्तक्षेप करने का मन बना चुका था।
लेकिन जॉर्ज कैनिंग रूस के एकाकी हस्तक्षेप के विरुद्ध था। इस संभावना से बचने के लिए कैनिंग ने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को रूस रवाना किया, जिसका परिणाम था 4 अप्रैल 1826 की सेंट पीटर्सबर्ग प्रोटोकॉल। इसके अनुसार रूस और ब्रिटेन ओटोमन सुल्तान के आधिपत्य में पूर्ण ग्रीक स्वायत्तता के लिए ओटोमन और ग्रीस के मध्य मध्यस्थता करेंगे। चूंकि ब्रिटेन और रूस ने मध्यस्थता करने की पूर्ण योजना तैयार कर ली थी, इसलिए फ्रांस के पास इस उपक्रम का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए कैनिंग ने 6 जुलाई 1827 को फ्रांस और रूस के साथ लंदन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार मित्र राष्ट्र समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखेंगे। अगर ओटोमन सुल्तान इसे अस्वीकार करता है तो मित्र राष्ट्र संघर्ष समापन के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे। इसी बीच मेहमेत अली का जंगी बेड़ा अलेक्सांद्रिया में तैयार हो चुका था और नवरीनो की तरफ कूच कर चुका था। इस बेड़े का उद्देश्य हाइड्रा द्वीप पर हमला कर उसके जंगी बेड़े को ध्वस्त करना था। 29 अगस्त 1827 को ओटोमन सुल्तान ने लंदन ट्रीटी के प्रस्तावों को औपचारिक तौर पर खारिज कर दिया। नवरीनो बे में मित्र राष्ट्रों के जंगी बेड़े और इजिप्ट तुर्की बेड़े के मध्य आमना सामना पूर्ण युद्ध में परिवर्तित हो गया। परिणामस्वरूप रूसी, ब्रिटिश और फ्रेंच बेड़े ने इजिप्ट तुर्की के बेड़े को पूर्णतया नष्ट कर दिया। इजिप्ट तुर्की बेड़े के 89 जंगी जहाजों में से सिर्फ 14 वापस अलेक्सांद्रिया लौटे और उनके मृतकों की संख्या 8000 थी। तुर्की के इस गहन पराजय ने ग्रीस की आजादी को सुनिश्चित कर दिया। नवरीनो के पश्चात ब्रिटेन की नीति में परिवर्तन आया। कैनिंग की मृत्यु हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री वेलिंगटन ने संयुक्त प्रयास की नीति त्याग दी। आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के तुर्की से शांति संबंध थे। ब्रिटेन ने नवरीनो को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोषित किया और सारे प्रकरण से हाथ खींच लिया। फ्रांस ने भी ब्रिटेन की नीति को अपनाया। अब रूस अकेला मैदान में था। यह वही स्थिति थी जिससे बचने के लिए कैनिंग ने अथक प्रयास किए थे। रूस ने ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की पराजित हुआ और एड्रियानोपल की संधि के द्वारा उसने ग्रीस की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त तुर्की ने डैन्यूबियन रियासत वॉलेचिया और मालडाविया एवं सर्बिया को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। रूस ने कॉकेसस में अनपे और पोटी शहरों को अपने अधिकार में कर लिया। ओटोमन साम्राज्य के विघटन में यह संधि महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। लंदन कन्वेंशन के द्वारा एड्रियानोपल संधि की पुष्टि की गई और ग्रीस को ग्रेट पावर्स की संयुक्त गारंटी में रखा गया। बवेरिया के प्रिंस ओटो को ग्रीस का सम्राट चुना गया। ग्रीस की स्वतंत्रता ओटोमन साम्राज्य में राष्ट्रवाद की विजय का पहला उदाहरण था और मेटरनिच की यथास्थिति की नीति पर गहरा आघात था।